क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सेक्शन है इस पर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, कह रहा है कि एट अ सर्टेन पिज्जेरिया 1/8 of pizzas sold in 1 week were mushroom and 1/3 of the remaining pizzas were pepperoni. If n of the pizzas sold were pepperoni, what percent of the pizzas sold were pepperoni? यानी what percent या what part of the pizza जो सेल आउट हुए थे वो pepperoni थे। ठीक है जी। सो एट अ सर्टेन पिज्जेरिया 1/8 of the pizzas sold in 1 week were mushroom and the remaining pizzas and the remaining pizzas were pepperoni। और जो 1/3 रिमेनिंग पिज्जा थे वो पेपरोनी थे। कह रहा है कि अगर एन पिज्जाज बेचे गए हैं, सेल आउट हुए हैं, ठीक है, और वो पेपरोनी थे, तो आप ये बताओ कि व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ द पिज्जा सोल्ड वर पेपरोनी, तो परसेंटेज में वो कितने बनते थे। सो 1/8 पिज्जा जो है वो बिके हैं मशरूम। ठीक है जी, तो 1/8 जो है वो तो मशरूम है। किसके? एक्स के। हम ये कहते हैं कि टोटल जो पिज्जा हैं वो एक्स हैं, टोटल पिज्जा यहाँ पे एक्स कर लें, तो 1/8 ऑफ एक्स क्या हो गए? 1/8 ऑफ एक्स मशरूम हो गया। अच्छा, रिमेनिंग जो है वो क्या था कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वर पेपरोनी। तो एक्स टोटल थे, 1/8 ऑफ एक्स उसमें से चला गया। जब 1/8 ऑफ एक्स उसमें से चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा 7/8 ऑफ एक्स। 7/8 ऑफ एक्स क्या थे? पेपरोनी थे, वो पेपरोनी पिज्जा थे। ठीक है, वो पेपरोनी पिज्जा थे, पेपरोनी फ्लेवर थे वो, पेपरोनी उसमें एडेड थी, मशरूम नहीं थे। ठीक है। अब ये तो 1/3, सॉरी 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग था। तो ये तो रिमेनिंग है ना, 7/8 ऑफ एक्स रिमेनिंग है, इसका 1/3 कैसे निकालेंगे? 7/8 ऑफ एक्स को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यार ये कैंसिल तो नहीं होगा, ऊपर 7 ही रहेगा, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, नीचे 3 8 24 हो जाएगा। हमने ये बताना है कि अगर कह रहा है कि अगर एन पिज्जा जो सेल आउट हुए हैं वो पेपरोनी थे, क्वेश्चन में वाकई मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, या शायद वर्डिंग ऐसी है। कह रहा है इफ एन ऑफ द पिज्जा सोल्ड वर पेपरोनी, व्हाट परसेंट ऑफ द पिज्जा सोल्ड वर पेपरोनी। तो कितने पिज्जा जो थे वो जो सेल आउट हुए थे वो पेपरोनी थे। ठीक है, तो हम पेपरोनी की निकाल लेते हैं ना, परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। टोटल एक्स थे, तो 7/x में से 24 वो थे, एक्स तो एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 7/24 का फैक्टर आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसमें कुछ है डाउट, मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं बता दूंगा फिर आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या चीज़ में लग रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ जो है वो हुई है। आगे चलते हैं। कह रहा है द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास is 7:5, एंड इफ देर आर 48 स्टूडेंट इन द क्लास हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सो एक क्लास है जहाँ पे बॉयज रेशो गर्ल्स जो है 7:5 है। तो ये रेशो को बड़ा प्रॉपरली लिखा करें, बॉयज रेशो गर्ल्स गिवन है, तो जब बॉयज रेशो गर्ल्स गिवन है तो बॉयज रेशो गर्ल कितनी है? 7:5 है, तो बॉयज पहले है, गर्ल्स बाद में है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 48 है। सो टोटल जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं? दे आर 48। सो 48 आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सो जब भी रेशो ले रहे होते हैं आप, तो आपने रेशोइंग फैक्टर कंसिडर करना होता है, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो 7:5 जो है किसी नंबर से कैंसिल होकर आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 49:35 है, तो ये तो इसमें खुद रेशोइंग फैक्टर 7 है, 7 से कैंसिल होकर ही आया। ठीक है, या 42:30 है, तो वो तो 6 से कैंसिल होकर आएगा, जब कैंसिल होगा तो वो भी 7:5 ही बनाएगा। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस नंबर से कैंसिल हो, रेशोइंग फैक्टर क्या है। तो हम जो है ना इसको कर लेंगे 7x/5x कर लेंगे। एक्स वो नंबर है जिससे वो कैंसिल हुए हैं, यानी रेशोइंग फैक्टर से मुराद वो नंबर है जिससे वो कैंसिल हुए हैं। अब टोटल स्टूडेंट जो है 48 है, तो 7x + 5x, टोटल जो है मिलाकर कितने बन रहे हैं? 48। पहले मैं एक्स निकालूंगा, तो 7x और 5x क्या आ जाएगा? 12x आ जाएगा, इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो 12 1 12 4। सो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक्स की जगह पे 4 आ जाएगा। हमने गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बतानी है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो बी रेशो जी था, तो गर्ल्स की का जो पार्ट था वो 5x था रेशो में लाकर, तो 5 × 4 कर लेंगे हम लोग, तो ये आएगा 20। 5 × 4 आ गया यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ अ बैग बाय 25%। तो एक शॉपकीपर है, उसने एक बैग की जो प्राइस है 25% जो है वो इंक्रीज की है, एंड लेटर ऑन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है ना वो यहाँ पर कितना आया है वो हमने बताना है। यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है,
इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी थी, फिर उसमें 25% का इजाफा और फिर 20% की का डिस्काउंट जो है वो आया। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रिक आप याद रखें, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह, जब आप पेपर में पेयर होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने करना क्या है कि आपने 100 को या 10 को एज एन इनिशियल वैल्यू ले लेना। उसका एडवांटेज जो होता है कि उसका 25% या कोई भी परसेंटेज निकालना जो है ना वो आसान होता है, और उसमें फिर चेंज को ऑब्जर्व करना जो है वो आपके लिए उसको फाइंड आउट करना जो है वो ज्यादा ईजियर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर मैंने ये सपोज किया कि भाई इनिशियली जो उसकी प्राइस थी वो 100 रुपीज थी। जब उसने उसमें इंक्रीज किया प्राइस को 25%, तो 100 का तो 25% 25 ही होता है। 100 का 25% तो 25 है ना। किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 का तो 25% अगर बनाएंगे तो 25/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 25 ही आएगा। तो ये 100 है। 100 के अंदर अगर 25% का इंक्रीज आ गया तो नहीं उसकी प्राइस होगी 100 + 25 जो कि आएगी 125, जो कर क्या आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 125। अब 125 का 20% डिक्रीज हुआ है, तो अब मैंने 20 नहीं माइनस करना बल्कि जो डिक्रीज करना है 20% वो 125 का निकालना है। तो 125 का 20% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 125 को मैं 20 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, नंबर को उठाएं और उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें। जीरो तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा। अब 5 1 जा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा अगेन 125 का 20% ही 25 बन गया। सो 125 का 20% ही वैल्यू बन गई 25। तो 125 पे जब 20% का डिस्काउंट मिला तो वो 20% का डिस्काउंट तो 25 बन रहा है, डिस्काउंट माइनस होगा, पीछे वापस 100 आ जाएगा। तो इनिशियली भी तो उसकी प्राइस कितनी थी, 100 थी, तो उसमें देर इज नो चेंज, देर इज नो परसेंटेज इंक्रीज, नो इंक्रीज आया, यानी 0% का इसमें चेंज आया है। तो ये भी लिख सकता था कि देर इज नो परसेंटेज चेंज, तो देर इज नो इंक्रीज और नॉट नो डिक्रीज। सो ओवरऑल जो चेंज है वो सेम रहा है, क्योंकि जब 25% बढ़ा तो न्यू प्राइस उसकी होगी थी 125। 125 का जब मैंने 20% निकाला तो वो तो अगेन 25 बना, और वो जब मैंने उसमें से माइनस किया तो दोबारा 100 ही आ गया। तो जहां से हमने स्टार्ट लिया था वही प्राइस आ गई। तो पता ये चला कि किसी भी नंबर की अगर आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, तो अगर एक नंबर है उसकी आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करें, नंबर को उठाएं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, आपके पास वो परसेंटेज उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज जो है ना उस नंबर की वो आ जाती है। तो ये शॉर्टकट टेक्निक या आप कह सकते हो कि शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो पेपर में। कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 36। 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो है 36। फोर ऑफ द नंबर्स आर 28 34 41 एंड 39। द फिफ्थ नंबर इज। तो अगर 4 नंबर्स की एवरेज जो है वो 36 है, अगर वो 4 नंबर्स जो हैं उसमें से 28 35 41 एंड 39 है, तो आप बताएंगे जो फिफ्थ नंबर था वो पांचवा नंबर क्या था, क्योंकि नंबर जो है वो 5 नंबर्स की एवरेज दी गई है। तो नंबर्स की एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सबको हम ऐड करते हैं, यानी सम करते हैं, और जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं उस पर डिवाइड करते हैं। तो एवरेज कैसे आता है, सम ऑफ ऑल, यानी सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, बाय टोटल नंबर्स एवरेज आ जाती है। तो यहाँ पर 5 नंबर्स की एवरेज 36 गिवन है, तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूँ। तो 5 नंबर्स की एवरेज कितनी गिवन है, 36 गिवन है। सम जो है वो क्या आएगा, सम आएगा 28 34 41 एंड 39। पांचवा नंबर क्या है वो हमने निकालना है, पांचवा नंबर एक्स आ जाएगा। डिवाइड करने के हम लोग उसको 5, डिवाइड करने के हम लोग उसको 5 से, तो पांचवा नंबर को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 किया। सो 5 इंटू 36 कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और 36 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, पेपर में कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता, इसलिए जब प्रैक्टिस करें तो कैलकुलेशन खुद किया करें। 5 6 30 का लगा 0, 3 चला गया कैरी, एंड 5 3 जा 15 और 3 ये ऐड हुआ तो 180 हो जाएगा। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा क्लेवरली ऐड कर लेते हैं। 41 में 39 ऐड कर लो, 1 में 9 ऐड करेंगे 10, 10 में हम 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, 40 और 40 80, 80 में मैंने 28 ऐड किया तो 108, और 108 के अंदर मैंने 34 ऐड किया तो 112 आ गया, फिर उसमें 3 ऐड किया तो 130 ऐड किया तो 142 आ गया। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप यूं ऐड कर लो। मैंने क्या आंसर निकाला था, मैंने 142 आंसर निकाला, तो देखते हैं कि क्या वही आंसर बन रहा है। आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भी मिस्टेक्स हैं फिर आप स्टेप्स कर लिया करो। 9 और 1 10, 10 और 4 क्या हो गया, 10 और 4 हो गया मेरे पास 14, 14 और 8 क्या हो गया 22, 22 का लगा 2 और 2 चला गया कैरी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो 142।
ये भी तरीकाकार है कि जो पहले सम आप इजीली होते हैं वो कर लें, वरना आप उस तरह से कर लो। तो एक्स आ जाएगा 142 180 में से माइनस हो जाएगा, 142 को 180 में से हम माइनस कर लेंगे, मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये 7 हो जाएगा, इसको कैरी देखिए 10, तो 10 में से ये 8, तो 17 में से 14 चला गया, पीछे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 38। तो अगर वो लास्ट टेस्ट के अंदर, फिफ्थ टेस्ट के अंदर 38 का स्कोर करता है, तो एवरेज जो है उसकी क्या आती है, एवरेज जो है फिर उसकी 36 आती है। तो लास्ट टेस्ट का स्कोर यानी फिफ्थ टेस्ट का स्कोर निकालना था, जो कि क्या है, जो कि 38 था। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन जो होती है ना आपके पास सेंट्रल वैल्यू होती है, और ऑड और इवन का केस आपको देखना पड़ता है कि ऑड डेटा है या इवन डेटा। तो मैं सबसे पहले चेकआउट करता हूँ कि ये डेटा जो है इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज हैं, ऑड वैल्यूज हैं। तो बस सिंपल जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो मेरे पास मीडियन आ जाता है। और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना होता है आपने, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने डेटा को अरेंज करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि डेटा को आपने अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर, इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आप स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएंगे, आप स्मॉलर से लार्जर की तरफ मूव करेंगे, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। और अगर तो ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो सेंट्रल वैल्यू आपका मीडियन होगा। अदरवाइज अगर इवन डेटा है तो सेंट्रल वैल्यूज का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पर तो मेरे पास ऑड डेटा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवंथ। तो यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू ये बनती है फोर्थ, ठीक है, क्योंकि 3 वैल्यूज इसके नीचे हैं और 3 ही वैल्यूज इसके ऊपर हैं। तो मेरा मीडियन क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सो माई मीडियन इज 25, राइट जी। तो ये मीडियन आ गया। अगर ये इवन डेटा होता है, लेट्स से यहाँ पर अगर एक और वैल्यू होती 46 होती, तो फिर उस केस में क्या करेंगे कि फिर जो दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होंगी, फिर उस केस में दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होंगी, क्योंकि फिर 3 ये उससे नीचे हैं और फिर ये 3 उसके ऊपर हैं। तो फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके, इवन के केस में हम इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो ये जब इवन होगा डेटा आपके, जब ऑड होगा तो बस सिंपली जो वैल्यू है आपके पास वही आपका मीडियन है, सेंट्रल वैल्यू। अगर इवन है तो दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होंगी और उन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी उस केस में फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है जी, इफ द टैक्स रेट इज 3.6 रुपीज पर 1000, देन टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज 470500 विल बी। अगर 3 रुपये 60 पैसे यानी 3.60 जो है वो टैक्स है आपका 1000 रुपये के ऊपर। आप ये बताएं कि आप कितना अमाउंट ऑफ टैक्स देंगे, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आप देंगे ऑन दिस अमाउंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने थाउजेंड इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर लूंगा, यहाँ पे किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, थोड़ी कॉमन सेंस की जरूरत है। तो इसको थाउजेंड की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे, जीरो जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में ये जो 10 रहेगा, तो 5 के टेबल में तो ये आते होंगे, 2 के टेबल्स में तो नहीं कैंसिल हो सकते, 2 4 6 और 8 या 0 होता तब कैंसिल होते हैं। तो यहाँ तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो मेरे पास रह गया 4705 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं अब इसको 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, तो 5 2 जा 10 हो गया मेरे पास। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 47 में से 45 चला गया, 2 बचा, 2 और 0 20, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या आ गया, 20 आ गया, और फिर 5 1 जा 5 आ गया। तो ये बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 941, ये बचा है जी मेरे पास 941/2। सो 941/2 आ गया, तो 941/2 आ गया। चाहे तो मैं पहले इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, लेकिन उसके बजाय मैं पहले इसको 3.60 से एक दफा मल्टीप्लाई करके एक ही दफा कैंसिल कर लूंगा। तो एक ही दफा फिर कैंसिल या मल्टीप्लाई जो भी मैंने करना होगा मैं कर लूंगा, राइट। अब ये 3.60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये आगे इसके कि कितने थाउजेंड्स बनते हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स ये बनते हैं। तो ये कितने थाउजेंड्स बनते हैं, क्योंकि 1000 के पीछे यानी 1000 के पीछे जो टैक्स है वो 3.60 रुपीज है। तो पहले तो उसको डिवाइड करके चेक आउट करेंगे ये कितने थाउजेंड्स बनते हैं, फिर इसको 3.60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने इसको पहले 1000 से डिवाइड किया, अब 3.60 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितना थाउजेंड बनते हैं। तो उसको तो मैं 2 के साथ कैंसिल कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, तो यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 6 16, और 2 8 या 16 जीरो अपनी जगह पे, और पॉइंट अपनी जगह पे जाएगा 1.80। तो 941 इंटू 1.80 को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। बहुत से बच्चे पॉइंट को देके घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो जीरो के साथ तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 0 1 0 0 4 0 0 9 0, 8 1 8, 8 4 32 का लगा 2, 3 चला गया कैरी, 8 9, ठीक है 8 9 क्या होगा मेरे पास, 8 9 72, 72 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 75 आ जाएगा। फिर डबल क्रॉस करेंगे, 1 4 1 1 1, 1 4 4, 1 9 9, 0 8 3 9 और 7 और 9 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है वहां पर 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से पॉइंट था, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे 1 और 2, तो 1693.80 आ जाएगा। तो 1693.80 आ गया। तो इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ अरिथमेटिक का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में टाइम लगा, तो पॉइंट की कैलकुलेशन सिखा दी ताकि प्रॉब्लम ना आए। कह रहे हैं 4/7 ऑफ नंबर इज 84, द नंबर इज, ऐसा क्वेश्चन बीच में अचानक आता है, यानी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, फिर थोड़े मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर अचानक से आसान क्वेश्चन आता है जिसपे आपने डायरेक्टली चलना है और आंसर निकाल के आपने अपना टाइम सेव करना है। तो ये उस तरीके का बीच में क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने इस मॉक के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर जो वो चीजें इस तरह की ऐड की हैं। तो इफ 4/7 ऑफ नंबर इज 84, द नंबर इज, तो 4/7 एक नंबर का 84 है, तो बताओ नंबर क्या है। तो हम वो कहते हैं टोटल नंबर एक्स है, जिसका 4/7 84 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि नंबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वो आएगी 84 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 8 और 1, 21 इंटू 7 कर लेंगे, तो 21 इंटू 7 1 7, 7 2 14, 147। मशीन ए बी एंड सी, क्वेश्चन 8 में कह रहा है मशीन्स ए बी एंड सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ जॉब इन 1 2 and 3 hours. If A alone can do the job in 5 hours and B alone can do a job in 3 hours, in how many hours C alone can do the job? इस क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, मैंने आप लोगों को कहा भी था यार क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ा टाइम लगा के पेपर बनाया था, तो मैं बड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, मैंने उसके बाद जो है ना चीजों को देखा नहीं था। अब इसमें क्या किया था तुम लोगों ने, इसमें तो खुद पहली स्टेटमेंट में, पहले सवाल में भी स्टेटमेंट मिस टाइप हुई हुई है, यहाँ पर भी मिस टाइप हुई हुई है। कह रहा है मशीन्स ए बी एंड सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, अलग अलग जब काम करती हैं तो 1 घंटे में, 2 घंटे में और 3 घंटे में काम करती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जी अगर अकेला ए काम करता है तो 5 घंटे में कर रहा है, अकेला भी करता है, तो ऊपर और स्टेटमेंट है, नीचे और स्टेटमेंट आ रहा है। ऊपर कह रहा है कि अकेला ए 1 घंटे में काम करता है, नीचे कह रहा है अकेला ए 5 घंटे में काम करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट को करेक्ट करना था, और वो स्टेटमेंट करेक्ट तुम लोगों ने, मुझे लगता है चैट जीपीटी को ये सवाल दिए हैं और उसने उल्टे सीधे करके जो भी जो आंसर बनाते तुम लोग आंसर बनाते रहे, ये तो नहीं किया तुम लोगों ने। ये जरा मुझे, मेरा माइक खोला, इसमें तुम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है जिसने ये सॉल्व किया, जरा मुझे बताओ। ये लो मैंने तुम लोगों को चैट एक्सेस दिए हैं, देखने वाला क्वेश्चन है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अगर ए रेशो बी की वैल्यू जो है ना वो 3:5 गिवन है, और बी रेशो सी की वैल्यू जो है वो 10:7 गिवन है, तो बताएं ए रेशो बी रेशो सी किसके इक्वल आएगा। सो ए रेशो बी रेशो सी जो है वो किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर ए रेशो बी जो है ना वो 3:5 है, और बी रेशो सी जो है वो अगर 10:7 है, तो अगर 10:7 है, तो आपने ये बताना है कि ए बी और सी किसके बराबर है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में होता है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बड़ा इजी काम है, आपने करना क्या होता है, आपने देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल इसमें कॉमन चल रहा है। तो अगर आप ए रेशो बी की बात करेंगे तो यह आएगा 3:5। अगर हम बी रेशो सी की बात करते हैं, तो बी रेशो सी गिवन है मेरे पास, और वो गिवन है मेरे पास 10:7। 10:7 मेरे पास क्या गिवन है, बी रेशो सी। कॉमन क्या है, कॉमन इसमें है बी, कॉमन इसमें बी है, दोनों में बी, दोनों में कॉमन है। तो बी जो दोनों में कॉमन है, हम उस कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो बी की यहाँ पर वैल्यू 5 है, यहाँ पर वैल्यू 10 है, तो मैं क्या करूंगा 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 है, तो देखूंगा कि ये उसका कितने टाइम्स मल्टीपल बनता है, जो कॉमन है उसका आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो जो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, उसका रिलेशनशिप मेरे पास क्या बनता है। तो 5 और सेकंड के अंदर ये क्या हो रहा है, ये ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है ना। 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे वो डबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो वो क्या पड़ा हुआ है, वो डबल पड़ा हुआ है। तो इस रेशो को आपको कॉमन रखना पड़ेगा। तो इस रेशो को आपने क्या करना है, जो छोटी रेशो होगी उसमें या छोटी वैल्यू होगी उसको आपने कॉमन रखना है, तो जो इसका ट्वाइस बनता है, 2 टाइम्स बनता है इसका। तो आप क्या करेंगे,
जब ए रेशो बी रेशो सी को कंबाइन करेंगे तो ये जो ग्रेटर वैल्यू है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 5 को 10 बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपके पास स्मॉलर के अंदर जो टर्म पड़ी हुई है ये उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 10। अब दोनों में ही 10 हो गया और 10 कंबाइन हो गया, कॉमन हो गया, 7 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। 6:10:7 आ जाएगा मेरे पास। तो ये बड़ा ही आसान मेथड है, बड़ा ही ईजी वे है। इसकी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ए रेशो बी होता 2:3, ठीक है। वो कहता है ए रेशो बी जो है वो 2:3 है। और फिर साथ ही वो कहता कि मेरे पास बी रेशो सी जो है, वो बी रेशो सी जो है ना वो लेट से मेरे पास 3:4 है। तो फिर तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन चल रहा है। दोनों में क्या चल रहा है, 3 कॉमन, जो बी कॉमन है दोनों की वैल्यू 3 चल रही है। तो फिर मैं 2:3:4 कर लूंगा, क्योंकि 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सब ये पहले दोनों जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ, ये होता 2:3 रेशो होता ए रेशो बी, और बी रेशो सी अगर मेरे पास होता लेट से 9:16 होता, 9:16 होता, तो मैं देखता कि ये ए रेशो बी गिवन है, ये मेरे पास बी रेशो सी गिवन है। सो कॉमन इसमें क्या है, इसमें भी बी कॉमन है। लेकिन 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है ये। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 आ जाएगा, ये 3 3 9 आ जाएगा। और वो तो 9:16 पहले से है, 9 अब कंबाइन हो गया, तो आपकी कंबाइंड रेशो बन जाएगी 6:9:16। गॉट इट जी। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है इनको आपस में क्या करने की, इनको आपस में कंपेयर करने की या कंपैरिजन करने की। तो इन दिस वे यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स। सो अक्सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ए रेशो बी गिवन है और बी रेशो सी गिवन है, तो कहता है तीनों की कंबाइंड रेशो बता दो, या कोई भी वेरिएबल्स गिवन है कि एक्स रेशो वाई है या वाई रेशो जी गिवन है, और फिर आपको कह दिया जाता है कि आप जो है ना एक्स रेशो वाई गिवन है और वाई रेशो जी गिवन है, आप एक्स रेशो वाई रेशो जी बता दें। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। और भी एक दफ़ा